ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਰਾਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਗੇ ਵਕੀਲ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲੋਕਰਾਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। देखिए सुपेंद्र जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बड़ा ही क्लियर नाम है जी। और ये जब महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन किया था, आप लोगों को याद होगा, मेरी उस समय युवा अवस्था थी, स्टूडेंट था, तब हम देख रहे थे कि तब से सरकारें और इस देश में जो भी सरकार आई उसने किसान की बात की। उसके चुनाव मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसी कोई पार्टी नहीं है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, शहरी पार्टी, ग्रामीण पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी, जिसने किसानों की बात न की हो। बिल्कुल। किसान के हितचिंतक सभी हैं, लेकिन ये दिखावा हो रहा था या यथार्थता थी, सच्चाई थी, ये अब इस आंदोलन से पता चल गया है। क्या ऐसी विपक्ष की मजबूरियां रही थी जो ये तीनों विधेयक, तीनों बिल, कृषि कानूनों के बिल पिछले सत्र में 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था, इमरजेंसी में बुलाया गया सदन, आपत्तिजनक ऐसे में बुलाया जाता है सदन जहां कोई विदेशी हमला हो रहा हो या कोई ऐसी धनजन हानि हो रही हो, तब तो सदन बुलाते अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ किसानों और इनसे संबंधित बिल को पास कराने के लिए जो जल्दबाजी में सदन बुलाया गया, कोरोना काल में सदन बुलाया गया, डिस्टेंसिंग सोशल को किया गया, सब कुछ करने के बाद करके, तो उसी स्थिति में इसको पास किया। तो विपक्ष भी उतना विरोध जितना उन्हें करना चाहिए था, जितना बाद में किया, जितना जब टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और सभी बॉर्डर घेर लिए गए, तब जितना विरोध में आए हैं उससे पहले नहीं आए थे। ये भी विपक्ष की कमजोर कड़ी थी। सत्ता पक्ष तो चाहता है कि अपना हित साध ले। भारतीय जनता पार्टी का भी नारा रहा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। मैंने बचपन में से पढ़ा, लिखा, देखा, मैंने दीवारों पे खुद लिखा था ये नारा। मैं दुखी क्यों हूं? मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं सोचता था कि जब भारतीय जनता पार्टी कभी पूर्ण बहुमत में आएगी सरकार में, तो किसानों का तो भला पूरी तरह से हो जाएगा। दीवारों पे लिखा था, जब तक दुखी किसान रहेगा, छोटी बात नहीं, धरती पर तूफान रहेगा। भारत में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं, राजस्थान में नहीं, बिल्कुल, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती तो पूरा ग्लोबल है, पूरा विश्व है, पूरा संसार है, पूरा संसार में धरती बसती है, यानी कि पूरी दुनिया का किसान दुखी रहेगा और धरती पर पूरी दुनिया में तूफान रहेगा। सुखी रहेगा अगर किसान, उसी के नीचे लाइन होती थी, सुखी रहेगा अगर किसान तभी बनेगा देश महान। सुखी रहेगा अगर किसान तभी बनेगा देश महान। बिल्कुल। पिछला कार्यकाल गया, किसान सुखी था, दुखी तो नहीं था। जब ये कानून नहीं थे तो किसान दुखी तो नहीं था। कोई ऐसा आंदोलन नहीं, पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार थी, पिछले पंचवर्षीय, उसमें कोई आंदोलन नहीं हुआ था किसानों का। यानी कि किसान सुखी होने ही वाला था, सुखी होना शुरू हो गया था। दीवालों से नारे मिटने लगे थे कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं एपी सिंह जी के किसान झेल रहे थे इनको, कि कोई बात नहीं, अगर आत्महत्याएं हो रही हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, किसानों पर कर्जा हो रहा है, सरकार नीतियां लेके आ रही है, किसान बोल नहीं रहे थे। वो उगर जो गुस्सा था वो फूट के बाहर निकल गया कि इन्होंने कानून बनाए तो किसान आ गए सड़कों पर। ऐसी बात कर रहे हैं, खुदकशी, मौत, आप उस परिवार से पूछिए खुदकशी और मौत के बारे में, जो जवान बहू विधवा हो गई, जिस बाप की जवान बेटी विधवा हो जाती, उस माँ बाप से पूछिए, जिसकी जवान बहन विधवा हो गई, उस भाई से पूछिए,
उस बड़े भाई से पूछिए जिसका छोटा भाई किसान आंदोलन में मौत के घाट उतर गया। बिल्कुल। उस मां से पूछिए जिसकी दवाएं देने वाला सहारा एक चला गया। उस परिवार से पूछिए जहां से मौत किसान आंदोलन के दौरान, किसान बिल की वजह से, इन कानूनों की वजह से 350 से अधिक मौतें हुई। ये कौन मौतों के लिए जिम्मेदार है? निश्चित तौर पर भारत सरकार जिम्मेदार है, इस देश की सरकार जिम्मेदार है, प्रदेशों की सरकार जिम्मेदार है, सिस्टम हमारा जिम्मेदार है। उनके घरों से, उन बच्चों से पूछना। मुझे एक बच्चा मिला, किसान के बेटे का बच्चा, उसका पिता उसका चाचा भी इसी आंदोलन में मर गया और उसका पिता भी मर गया। वो बच्चा मुझे मिला, बहुत छोटा बच्चा था, मेरी पैंट पकड़ के ऐसे करके बोला, तो किसको ही लेके आया था उसे, तो रोता रहता था। तो मैंने देखा उसकी मां भी आई थी, सफेद वस्त्र पहने हुए, विधवा का रूप वैधव्य धारण किए हुए। मैंने कहा क्यों बहन जी, क्या हुआ? कि बस क्या वकील साहब, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक मरते रहेंगे हमारे लोग। सोचिए आप, वो बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? उस बच्चे के मन का भाव हम क्या कर पाए? क्या हम उस बच्चे को न्याय दिला पाए? क्या हम आगे की जनरेशन के ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर पाए? उसके पीछे से उसके साथ एक बूढ़ी महिला थी, बूढ़ी माता जी, बड़ी बुजुर्ग, झुर्रियां थी चेहरे पे, दवाओं की थैली लेके घूम रही थी, पैरों में बीमारियां थी। मैंने कहा बताइए आप, क्या करूं आपके? क्या कुछ हमारी सुनवाई नहीं होगी? मैंने कहा मैं, आप किस लिए आई हमारे पास? कि हम इसलिए आए हैं आपके पास, हम आपको टीवी में देखते थे, आपने सुप्रीम कोर्ट में किसानों की तरफ से केस लड़ा, स्टे दिलाया, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें रोक लग गई है, लेकिन सरकार ने उसके बाद कुछ नहीं किया। अब आप कुछ और करेंगे क्या हमारे लिए? आप अब कुछ हमारे लिए कुछ कर पाएंगे? कुछ आपके हाथ में है करने के लिए? वो ये पूछ रही है बूढ़ी माँ, मैं क्या जवाब दूं? एपी सिंह जी, मैं ये चाहता हूं कि आप यहाँ पे ये बताइए कि अगर मेरी माँ की शक्ल दिखती है, चेहरा दिखता है, अरे मैं तो अपनी माँ का बेटा आ गया कोर्ट से, लेकिन उसका बेटा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं उसके पास बैठेगा, कभी उसके सुख दुख की बात नहीं। जी बिल्कुल। एपी सिंह जी, मैं ये पूछ रहा था कि एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? देश में पूर्ण बहुमत की सरकार शायद सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती हैं, यही रहा, और इसीलिए आज किसान के साथ इतना अन्याय हो रहा है, किसान के साथ जुल्म हो रहा है। जी जी जी। चाहे दिल्ली के बॉर्डर की बात हो, चाहे उसके साथ एमएसपी की बात हो, चाहे उसके साथ खाद्य की बात हो, चाहे डीजल के बढ़े हुए रेट। 100 रुपए में डीजल चला के वो क्या पैदा करेगा, क्या बचाएगा? कहां से अपनी बेटी की शादी करेगा? कहां से हाथ पीले करेगा? कहां से अपने बूढ़े माँ बाप को दवा दिलाएगा? कहां से अपना ट्रैक्टर सही कराएगा? कहां से अपने बैलों को खली खिलाएगा? कहां से अपने टूटा हुआ घर बनाएगा? कहां से आने वाली सर्दी में रजाई और गद्दे भरवाएगा? कहां से अपने कपड़े बनवाएगा? कहां से जूते चप्पल लाएगा? और कहां से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस दे पाएगा या बाहर भेज पाएगा? कहां से वो कर पाएगा? बिल्कुल, आप उसकी बात नहीं सोचते हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास अपार संपत्ति है, हम उनकी प्रतिनिधित्व की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उनकी बात कर रहे हैं जो दुखी किसान थे, जिनकी बात सब पार्टियों ने की, जिनकी बात राहुल गांधी भी करते हैं, जिनकी बात मोदी जी भी करते हैं, जिनकी बात नरेंद्र सिंह तोमर जी और माननीय राजनाथ सिंह जी करते हैं। वो सच्चाई में कहां उतरती है? किसान आपसे सत्ता नहीं मांग रहा, किसान आपसे विधायक का, सांसद का, राज्यसभा का टिकट नहीं मांग रहा। किसान आपसे अपने खेती से पैदा किए हुए उपज का उचित मूल्य मांग रहा है कि मुझे मेरी कीमत दे दो। अरे पानी बनाने वाली बोतल की कंपनी अपने आप 20 रुपए लीटर फिक्स कर देती है, बिल्कुल, और आप उसका दूध नहीं फिक्स कर पाते हैं, आप उसके गेहूं और चावल नहीं फिक्स कर पाते हैं। कोई खिलौने बनाने वाली कंपनी प्राइस रेट लगा देती है कि मेरा खिलौना इतने का बिकेगा, इतने का नहीं। मिट्टी का डंपर बेचने वाला, ट्राली वाला डंपर खड़ा कर देता है, कहता नहीं मैं इतने से कम की मिट्टी नहीं बेचूंगा। ईंटों के रेट फिक्स है, हर चीज के रेट फिक्स है, हर चीज की कीमत है इस देश में। कुत्ते बिल्ली जानवरों की भी इज्जत है, उनके लिए कानून है, होना चाहिए। हम भी वाइल्ड लाइफ के समर्थक बिल्कुल है, जीव संरक्षण होना चाहिए, लेकिन क्या इस देश के किसानों के जो 300-350 मौतें हुई वो कुत्ते बिल्ली और जानवर से भी बदतर है? क्या उनसे भी गिरे हुए हैं? आपके कुत्ते की मौत होती है, किसी हाथी की मौत होती है इस देश में, मौत मौत है,
लेकिन हाथी की मौत होती है तो उस पर ट्वीट होते हैं, राजनीति होती है, शोक श्रद्धांजलि होती है, और 350 किसानों की इस देश के मौतें हो जाती है, किसी का ट्वीट नहीं आता। एपी सिंह जी, अब मेरा सवाल लीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा था कि एमएसपी पर कानून बनाने में दिक्कत क्या है, सरकार क्यों नहीं कानून बना रही है एमएसपी के ऊपर? आप तो सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, आपको भी पता होगा कि कानूनी दाव पेच इसके पीछे क्या है, क्यों नहीं सरकार उसे मान रही? देखिए, ये कानून अगर खत्म हो जाए तो दिक्कत क्या है? अगर दिक्कत है तो पिछली सरकार ने कानून क्यों नहीं बनाया? यही हमारी सरकार जिसे हमने वोट दिए, हमने वोट दिए भारतीय जनता पार्टी जी। हमने जिसे वोट दिए उसने फिर पिछले 5 साल में क्यों नहीं किसानों के लिए कानून बनाया? क्या वो पिछला 5 साल बेकार गया? क्या हम पिछले 5 साल के कार्यकाल को नकारा साबित करते, बेकार साबित करते, फिजूल साबित करते, धोखा साबित करते, गद्दारी साबित करते? फिर उस समय क्या हुआ? आज जब जरूरत है तो आपको अब क्या जरूरत हो गई? देश तो चल रहा था। क्या पिछले साल में रिकॉर्ड मंगा के देखिए, किसी किसानों ने जंतर मंतर पर अपनी मांग के लिए प्रदर्शन किया? नहीं। क्या पिछली सरकार में पंजाब में आंदोलन हुआ, हरियाणा में हुआ, राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ? नहीं हुआ। आपने धारा 370 हटाई, मन प्रफुल्लित हो गया। आपने 35 से हटाई, आपने राम मंदिर की बात की, आपने जो कॉरिडोर निकालने वाली बात थी पंजाब और उसमें अमृतसर के बीच, वहां पर उसकी बात, कॉरिडोर करतारपुर साहब, बहुत अच्छे काम किए। दिल बाग बाग हो गया। हमें अपने वोट पर, हमें वो दिन हाथ अच्छा लगता था कि हमने किस दिन इस हाथ से उंगली कमल के फूल की दबाई थी। लेकिन आज हमें दुख होता है जब उन्हीं हाथों से किसानों की चिताओं को अग्नि देते बच्चे, अब छोटे छोटे बच्चों के सिर मुंडन कर दिए जाते हैं। 10वीं 13वीं होती है, उनके फोटो देखते हैं, वो बैठे हैं भोले वाले, उन्हें नहीं पता उनका पिता क्यों चला गया। उन बच्चों को, उन बेटियों को नहीं पता है कि अब मेरी शादी कौन करेगा। वो अल्लड़ हैं, उन्हें ये दिखाएगा अब तेरा पापा कभी नहीं आएगा, अब जाओ, वो तो चले गए, अब नहीं आएंगे कभी। उनकी माँ रो नहीं पाती अपने बच्चों के सामने, वो अकेले में रोती है, मुंह छिपा के रोती है, मुंह पीछे करके रोती है, पल्लू करके रोती है। फिर से जब बच्चे आते हैं तो उन आंखों को पूछ लेती है, वो क्या करेगी? क्या जरूरत है इस तरह के ऐसे कानून की जहां इतना सब दुर्लभ हो रहा, इतना संघर्ष? आपने 12 बार मीटिंग की, विज्ञान भवन में मीटिंग चली, क्या निर्णय निकला? देश देख रहा है, विदेशों से लोग आपको कहने लगे हैं, कहां ये देश सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने जा रहा है? कहां इतने बहके कि आप खालिस्तानी कहने लगे, आतंकवादी कहने लगे, देशद्रोही कहने लगे, देशद्रोह के आधार पर जांच होने लगी। आपने भगत सिंह के इतिहास को बुला दिया, आप सिख शब्द को गलत कहने लगे। क्या सिख शब्द गलत है? अगर सिख शब्द गलत है तो जून की और मई जून की गर्मियों में आपको फिर दिखाएगा सिख समाज पानी के प्याऊ लगाते हुए, मीठे पानी की छबीलें लगाते हुए, दौड़ दौड़ कर पिलाते हुए। यही सिख समाज पिलाएगा आपको, गर्मी की प्यास बुझाएगा, लोगों को लू लगने से, मरने से बचाने का काम करेगा यही सिख समाज। बिल्कुल। कोरोना में गुरुद्वारों में बिना किसी धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय के भोजन खिलाया गया, किसी की जाति नहीं देखी। सिख समाज कोई धर्म नहीं है, सिख समाज इस देश के हिंदुत्व की रक्षा करने के एक सवर्ण जिम्मेदार व्यक्ति का काम है। गुरु गोविंद सिंह ने धर्म के लिए अपने बेटों को जिंदा नहीं मरवा दिया, शहीद नहीं करा दिया। कौन कराता है अपने बेटों को? बिल्कुल। समझौते हुए इस देश में कितने लोगों ने इस देश के आन शान के साथ गद्दारी की, अपने राजपाट बचाने के लिए गद्दारियां की। लेकिन आप गुरु गोविंद सिंह की उन प्यारी प्यारी संतानों को, जिन्होंने इस देश के आन शान के लिए अपने बच्चों का बलिदान कर दिया, फिर आप अमृतसर क्यों जाते हैं? फिर आप पटना साहिब क्यों जाते हैं? फिर आप पाकिस्तान में जो कॉरिडोर खोला गया वहां की क्यों बात करते हैं? फिर क्यों गुरु ग्रंथ साहब जब निकलते हैं सिर पे यात्रा, फिर क्यों आप फूल बरसाते हैं? फिर क्यों खड़े हो जाते हैं? फिर क्यों बोलते हैं वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, और जो बोले सो निहाल? सत श्री अकाल। इसका मतलब आप नकली, आप गलत, आपके दिल में कुछ है, मुंह में राम, बगल में छुरी है आपके। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एपी सिंह जी, अभी मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या सिख रेजिमेंट के बलिदान को भुलाया जा सकता है?
क्या सिख रेजिमेंट अपने बलिदान करती है? अपने निहित स्वार्थों के लिए करती है? क्या पंजाब के लिए करती है? क्या अपने परिवार के लिए करती है? सिख रेजिमेंट का बलिदान गुवाहाटी से लेकर चौपाटी और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लोगों के लिए होता है, उनके लिए हो। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। सभी बनाते हैं, सभी कहते हैं। भारत केवल लकीरों नक्शा नहीं है, जो लकीरें खींची हुई नक्शा नहीं है। यहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं। विभिन्नता में एकता का हमारा नारा है। एपी सिंह जी, मेरा सवाल लीजिएगा, मुझे ये बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, जी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां की इतिहास को हम पढ़ते हैं। हम विवेकानंद के इतिहास को पढ़ते हैं, जिन्होंने कहा था अमेरिका में जाके, ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहनों। हमारे माननीय मोदी जी भी बोलते हैं भाई और बहनों। दिल बाग बाग हो जाता है, उनमें हमें छवि दिखती कि ये तो विवेकानंद जी की छवि, लेकिन वो छवि कहां चली गई? क्या हो गया इनके सलाहकारों को? उनके सलाहकार किस तरफ ले जा रहे हैं सरकार को? जब सदन में शोक संतप्त परिवारों को श्रद्धांजलि देने की बात हो रही थी, उस समय सदन में ठहाके लग रहे थे। बिल्कुल। विरोध करने वालों को फूफी बुआ और फूफी फूफा कहा जा रहा था कि नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल, फूफा बुआ नहीं है साहब, ये देश की आत्मा है, ये किसान है। इन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया है। ये वोट भी देते हैं, आपको सपोर्ट भी देते हैं। एपी सिंह जी, अभी मेरा सवाल ले लीजिएगा आप। मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई अर्जी डाल देता है, जैसे पहले डाल दी गई कि किसानों को उठाने के लिए, उस जगह को खाली करवाने के लिए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी हुई उसके ऊपर, उसके बाद कमेटी वगैरह भी बनी। तो क्या एमएसपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी नहीं डाली जा सकती वकीलों की तरफ से या समाज सेवियों की तरफ से या किसानों की तरफ से कि हमें कानून चाहिए एमएसपी का और सुप्रीम कोर्ट तय करे? कुछ ऐसा नहीं हो सकता अगर सरकार नहीं मान रही तो? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, आपने देखा हमारी याचिका पर, किसानों के संगठनों की तरफ से जो मैंने याचिका लगाई, उस पर देश में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार के बनाए कानून, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा हस्ताक्षरित कानून पर रोक लगा दी। कहीं ना कहीं माना कि कुछ कमियां हैं, गलतियां हो जाती। कोई भगवान नहीं है, ना संसद में बैठे हुए लोग, ना देश के महामहिम राष्ट्रपति। भगवान, गलतियां सबसे हो जाती, उनका सुधार होना चाहिए। उस सुधार को आगे बढ़ाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन कानूनों पर रोक लगा। उसके बाद याचिकाएं शुरू हुई कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड पर ट्रैक्टर रैली, आंदोलन नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, जगह बॉर्डर खाली होना चाहिए। गणतंत्र दिवस सभी का था, सबने बताया कि हमने राष्ट्रीय ध्वज के साथ मनाया और सभी है। आप क्या समझते हैं, ये देश की सर्वोच्च पंचायत, संसद भवन, राज्यसभा, लोकसभा, देश के महामहिम राष्ट्रपति भवन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट पर राष्ट्रीय ध्वज हवा से लहराता है? राष्ट्रीय ध्वज हवा से नहीं लहरा सकता। वो हमारे देश के शहीदों के त्याग, बलिदान, उनकी तपस्या, उनके देश के प्रति आन मान शान के हित की भावना की वजह से लहराता है, तब लहरा पाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, आंदोलन पर हम रोक नहीं लगा सकते। और सही बात भी, हमने कोर्ट में कहा कि अगर लोकतंत्र में आंदोलन पर रोक लगाई जाएगी तो ठीक वैसे ही होगा जैसे प्रेशर कुकर जो होता है, प्रेशर कुकर में जो सेफ्टी वाल्व लगा होता है, जब सीटी बजती है, जहां से निकलती हवा, वहां पर कोई चावल या दाल या कोई कण अडानी अंबानी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसा कोई फंस जाए, कोई लग जाए उसमें, ना हवा को निकलने दे, तो अगर सेफ्टी वाल्व नहीं होगा तो कुकर फट जाएगा, घर के लोग मर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लोग हटेगा जब कुकर। इसलिए उसमें सेफ्टी वाल्व रखा जाता है कि जब ओवर गैस हो और ऊपर रुकावट हो तो सेफ्टी वाल्व खुल जाता है, गैस निकल जाती हवा और घर बच जाता है। ये कारण रहा है। इसीलिए लोकतंत्र में आंदोलन सेफ्टी वाल्व। और आपको उदाहरण दूं, पीछे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जलीकट्टू में कानून बना दिया, साउथ में जानवरों की लड़ाई और जलीकट्टू ये नहीं होगा। आपको भी पता है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, संवाददाता हैं, आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, मानते हैं, गुनते हैं, समझते हैं और बौद्धिक चैनल है।
जी केवल हंसी मजाक का नहीं, बौद्धिक चैनल, लोग बौद्धिकता प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब जलीकट्टू पर रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वहां आंदोलन हुआ, साउथ में प्रदर्शन हुआ, साउथ के मुख्यमंत्री भारत सरकार से मिले आके, और भारत सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कानूनों को, बनाए हुए कानून को सेट असाइड किया और नए कानून बना दिए, जिनके आधार पर आज भी जलीकट्टू का परंपरा होती है। जी इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब जन भावना, लोकतंत्र में जन भावना सबसे बड़ी। भारत का संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनवाया संविधान, उनकी संविधान निर्मात्री समिति हमें बताती है, हमें सिखाती है, हमें कहती है कि इसको देखिए आप, उसमें लिखा है कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना कहीं गलत नहीं। और अभी दिशा किट के मामले में देखा आपने, जी जी माननीय कोर्ट ने, माननीय अदालत ने क्या कहा कि अगर आपके विचारधारा सरकार से नहीं मिलती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप देशद्रोही हैं। अगर बिल्कुल सरकार के खिलाफ विरोध करना कोई करता है तो इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि वो देशद्रोही है। विचार भिन्नता लोकतंत्र में होती है। बिल्कुल इससे क्या होता है, देखिए 100% वोट पड़ते हैं, 100% में 60% वोट वाला जीत जाता है। जी 55 एक का 60% वोट एक को मिले, 59% वोट, 60 वाला जीत गया, ठीक है, अच्छी बात है, बधाई उसे। लेकिन क्या 59%, जो 59 लोग उसके साथ हैं, 60 वाला जीत गया और जिसके साथ 59 लोग हैं वो बिल्कुल पागल है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक, उसकी जीत है, लेकिन वो भी अपनी बात कहने, बात रखने, समझाने, समझने और कार्रवाई करने के अधिकार रखते हैं। उनका भी मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। अगर हम इस देश के लिए अपना किसान अपने जवानों को सीमा पर भेज सकता है और राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा के अपने खेतों में उसकी मूर्ति लगा के सुबह शाम अपने लाडले को, अपने बेटे को, अपने प्यारे प्रिय को देख सकता है, बंदूक राइफल लिए हुए खड़ा हुआ वर्दी में, उसको देख के वो खुश हो लेता है और वहां से निकलती हुई उसकी चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ, फूफी पेट में पल रहे बच्चे की हाथ रख के कहती है, जा बेटा तू तो चला गया, लेकिन ये पेट से, कोख से जब पैदा होगा बच्चा, इसे भी सीमा पर भेजूंगी, इसे भी अपने बिल्कुल देश के लिए भेजूंगी। ये बात होती है, ये बात होती है। तो इसलिए सरकार को अड़ना नहीं चाहिए, किसान के साथ समझौतावादी, और किसान के साथ नहीं, हर जगह समझौतावादी होना चाहिए। बिल्कुल पहचान, बिल्कुल अब आप उन्हीं 40 लोगों में से देशद्रोह के केस लगा रहे हैं, जिन्हें आप विज्ञान भवन में बिठाते थे, जिन्हें चाय पानी पिलाते थे। तो फिर बिल्कुल इंटेलिजेंस कहाँ थी आपकी, सीआईडी कहाँ थी? इससे क्या अर्थ है? इससे ये लगता है कि हम लोकतांत्रिक अपने अधिकारों को थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं। देश लोकतंत्र है, माननीय मोदी जी के आगे पीछे कोई नहीं है। आज परिवारवाद का आरोप उन पे नहीं लगता है, आज बिल्कुल भ्रष्टाचार का आरोप उन पे नहीं लग रहा है, लेकिन उन्हें इस बात से बचना चाहिए कि मोदी जी की ऐसी छवि दुनिया में है कि बिना किसी आरोप के कोई आरोप कैसे लगा दे, क्यों लगा दे, कैसे लगाए? अब इससे तो फिर यही लगता है कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी, जिनको लोग कहते थे मौन रहते हैं, वही ठीक है। कम से कम उनके सामने ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल दिल्ली की बिल्कुल सड़कें, दिल्ली के बॉर्डर तो ऐसे सीमा पे नहीं थे। इससे तो दुख होता है। बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा नहीं कह रहा, लेकिन पूरा देश अगर कह नहीं रहा तो जो विपक्ष धारहीन हो गया था, जिस विपक्ष में मजबूती नहीं थी, जिस बिल्कुल विपक्ष की भीड़ में 100-200 लोगों के अलावा लोग इकट्ठे नहीं होते थे, आज उन विपक्षियों की पंचायतों में, रैलियों में, सभाओं में भीड़ उमड़ने लगी है। वो भीड़ बिल्कुल कहाँ की है? क्या वो भीड़ पाकिस्तान से आई? क्या वो चीन के डोकलाम से आई? वो भीड़ हमारे देश की है, हिंदुस्तान के लोगों की है, उनकी तो भीड़ है, तो वो पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही? आपको ऐसा उपाय करना चाहिए कि वो सब भी आपके रहें, सब आपके रहें। जैसे पहले गठबंधन था अकाली दल से और पंजाब के साथ जो आपके संबंध थे, हरियाणा के किसानों के साथ संबंध थे, हुआ क्या? हुआ भी यही। पहले 5 रुपए के नोट पे ट्रैक्टर छपता था, हम भी देखते थे, गेहूं बिल्कुल की बिल्कुल बालियां छपती थी, दिखती थी, तो लोगों को, किसानों को लगता था हम मुद्रा में हैं, हम नोटों में हैं, हमारी वैल्यू है, हम तो देखो करेंसी में छप रहे हैं, ट्रैक्टर हमारा।
अब उससे हटाया ट्रैक्टर, क्यों हटाया भाई? गेहूं की बालें क्यों हटाई? किस लिए हटाई? खाते गेहूं हो, पीते दूध हो, कॉफी हो, कहवा हो, चाय हो, लस्सी हो, दवाएं बनती हैं बिल्कुल उससे, खेती की चीजों से, बिल्कुल चावल बिल्कुल से, सभी चीजें, सब्जियां हैं, फल हैं, चाहिए आपको फल और मक्खन, चाहिए बिल्कुल आपको दूध, लेकिन किसान की बात नहीं करेंगे। किसान तो पागल है, किसान तो बेकार है, किसान तो कहाँ का मूर्ख है। ऐसा नहीं है, वो अपना पेट काट के आपको खिलाता है। कितने किसानों के यहाँ मैंने देखा है, घरों में दूध की बाल्टी भरी देखी है, लेकिन पूरी की पूरी दूध की बाल्टी हमने दूधिया को ने रोज बेचते देखी। जी जी अपने बिल्कुल बच्चे दूध के बिना हमने उनके देखे हैं। हमने ऐसा क्यों करते हो? क्या करें साहब, लड़की सयानी हो रही है, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, बेटी की शादी कर देंगे, दूध तो फिर कभी पी लेंगे। उनका फिर बिल्कुल कभी आता नहीं है, बिल्कुल उनका वो बिल्कुल फिर कभी आता नहीं है। अगर उनका फिर कभी आता तो इस देश के लोगों को सुबह सुबह, बहुत से ऐसे लोग हैं, सुबह पचाने के लिए चलना पड़ता है, और देश में किसान कमाने के लिए दिन भर दौड़ता रहता है, जी जी पेट जी भरने के लिए दौड़ता रहता है, जी जी और जी जी कुछ लोग पेट को खाली करने के लिए पूरे दिन दौड़ते रहते हैं। जी जी कुछ लोग बिल्कुल रोटी से खेलते हैं, कुछ लोग रोटी के लिए जान देते हैं, लेकिन जी कुछ लोग उसी रोटी के साथ खेलते हैं, राजनीति करते हैं, सत्ता की अदला बदली जी जी करते हैं। जी जी रोटी के साथ खेलना, रोटी के साथ मजाक करना गलत। आपने जी प्राइवेट कंपनियों को डाटा दिया, हम्म अब डाटा उनके हाथ में आ गया, अब डाटा बिल्कुल उनके नियंत्रण में है। अब वो कुछ भी बिल्कुल करते हैं, कभी रोक देते हैं, कभी चालू कर देते हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल आपने आटा भी दे दिया ना उनके हाथों में, बिल्कुल एयरपोर्ट दें, कोई बात नहीं, और सब चीजें दें, अच्छी बात है, आप विकास करें देश का, लेकिन बिल्कुल आटा मत दीजिए। आटा और किसान को मल्टीनेशनल कंपनियों की दया पर मत छोड़िए। आप महान प्रधानमंत्री हैं, आपके कैबिनेट बहुत महान है, देश को बहुत बड़ा अवसर मिला है कि माननीय मोदी जी जैसा त्यागी प्रधानमंत्री मिला। इसको अमल में लाइए, इसको दिखाइए। अरे एक बार मन की बात बॉर्डर पे कर लीजिए जाके, क्या फर्क बिल्कुल पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को बुला लो, वही टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, बहादुरपुर बॉर्डर, बिल्कुल शाहजहांपुर बॉर्डर, कहीं बुला लो, लगवा बिल्कुल दो सेट कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात किसानों के साथ, किसानों के स्थल अपने धरना स्थल से करेंगे, और वहीं बैठेंगे, उन्हीं के जी साथ खाएंगे, जी उन्हीं के जी जी साथ सोएंगे, उन्हीं के जी जी साथ चलेंगे। आप तो त्यागी पुरुष हैं, जी आपको गद्दा नहीं बिल्कुल चाहिए, मुझे पता है। हम्म आपको बिल्कुल फुल क्रीम दूध नहीं चाहिए, आपको तो दलिया चाहिए, खिचड़ी चाहिए, मूंग की दाल की बदरी चाहिए, ये जी चाहिए। वो वहां मिलेगा, वो वहां मिलेगा, वो देंगे आपको, वो आपके बिल्कुल लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। आप बिल्कुल थोड़ा हाथ बढ़ाएंगे, वो जी आपके हाथों को चूम लेंगे। जी जी हमारी महिलाएं शुक्रिया आपके शुक्रिया हाथों एपी को सिंह जी, चूम बहुत लेंगी। बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय अभी मुकम्मल हो चुका है। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए ਜੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਲੋਕ ਰਾਣੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।